चलिए सबसे पहले भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं। बल, ध्वनि और प्रकाश जैसी रोजमर्रा की चीजों से जुड़े सवाल यहाँ हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न 66 से। मैं पढ़ती हूँ। हाँ बिल्कुल पढ़िए। इसमें पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारे सामने जो विकल्प हैं वे हैं ए आयाम, बी समय अवधि, सी आवृत्ति और डी गति। तो अगर इसे तार्किक रूप से सोचें, जब हम म्यूजिक सिस्टम की आवाज बढ़ाते हैं तो हम एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये शब्द एम्पलीट्यूड या आयाम से जुड़ा लगता है। क्या आवाज के तेज होने का सीधा संबंध इसी से है? ये एकदम सही विश्लेषण है। विज्ञान में ध्वनि की तीव्रता या जिसे लाउडनेस कहते हैं, वो पूरी तरह से उसके आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। मतलब तरंग कितनी बड़ी है? बिल्कुल। आयाम का सीधा सा मतलब है कि ध्वनि की तरंग कितनी बड़ी या ऊंची है। तरंग का आयाम जितना बड़ा होगा, आवाज उतनी ही ज्यादा तेज होगी। इसलिए सही उत्तर विकल्प ए आयाम है। और बाकी विकल्प? अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और समयावधि आवाज के तीखेपन या पिच को तय करते हैं, तीव्रता को नहीं। और गति तो ये बताती है कि आवाज कितनी तेजी से यात्रा कर रही है। ये एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अब आते हैं प्रश्न 67 पर, जो बलों की प्रकृति के बारे में है। सवाल है कि इनमें से कौन सा संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। विकल्प क्या दिए हैं? विकल्प है ए पेशीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी चुंबकीय बल और डी स्थिर वैद्युत बल। ये तो रोजमर्रा के अनुभव से ही साफ हो जाता है कि अगर किसी भारी चीज को उठाना है तो मांसपेशियों का उपयोग करना होगा। और इसके लिए उस चीज को छूना जरूरी है ना? हाँ, बिना छुए तो उठा नहीं सकते। बिल्कुल। संपर्क बल का मतलब ही है वो बल जो तभी काम करता है जब दो सतहें एक दूसरे को भौतिक रूप से छू रही हों। इसलिए विकल्प ए पेशीय बल सही उत्तर है। और बाकी तीनों तो बिना छुए काम करते हैं। हाँ, विज्ञान में से एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा जाता है। चुंबक लोहे को दूर से ही खींच लेता है और पृथ्वी हमें बिना किसी धागे के बांधे हुए है। वो सच में एक जादुई एहसास है। खैर, अब प्रकाश और दृष्टि पर आधारित प्रश्न 68 देखते हैं। ये निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए सही लेंस चुनने के बारे में है। ये बहुत आम समस्या है आजकल। हाँ, इसके विकल्प है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस और डी बेलनाकार लेंस। अगर किसी को पास का साफ दिखता है लेकिन दूर का धुंधला, तो इसका मतलब है कि आंखों के अंदर प्रकाश की किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो रही हैं। एकदम सही। उन्हें थोड़ा फैलाने की जरूरत है ताकि वे पीछे रेटिना तक पहुंच सकें। तो इसके लिए कौन सा लेंस काम आएगा? प्रकाश को फैलाने या डाइवर्ज करने का काम अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस करता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प बी अवतल लेंस है। जो लोग दूर का चश्मा पहनते हैं उनके शीशे बीच से पतले और किनारों से मोटे होते हैं। और उत्तल लेंस इसका उल्टा करता होगा? हाँ, उत्तल लेंस प्रकाश को सिकोड़ता है, जिसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में होता है, जब पास की चीजें साफ नहीं दिखती। समझ गई। प्रश्न 69 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से जुड़ा है। पूछा गया है कि इनमें से किसे रगड़ने पर आसानी से आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके विकल्प दिलचस्प होंगे। विकल्प है ए प्लास्टिक पैमाना, बी ऊनी वस्त्र, सी फूला हुआ गुब्बारा और डी तांबे की छड़। तो इसमें क्या तर्क लगता है? प्लास्टिक और गुब्बारे से तो हम बचपन में कागज के टुकड़े चिपकाते थे, तो वे तो चार्ज होते हैं। इसका मतलब तांबे की छड़ ही अपवाद होनी चाहिए। ये एक बहुत ही सटीक तर्क है। प्लास्टिक, ऊन और रबर यानी गुब्बारा कुचालक या इंसुलेटर्स होते हैं। जब हम इन्हें रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है और चार्ज उसी जगह पर रुक जाता है। क्योंकि कुचालक उसे बहने नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन तांबे की छड़ एक सुचालक यानी कंडक्टर है। अगर हम इसे हाथ में पकड़कर रगड़ेंगे तो जो भी चार्ज पैदा होगा वो तांबे और हमारे शरीर से होते हुए सीधे जमीन में चला जाएगा। छड़ पर कोई चार्ज रुकेगा ही नहीं। सही कहा। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी तांबे की छड़ है। अब चलते हैं घर्षण या फ्रिक्शन की ओर। प्रश्न 70 में पूछा है कि घर्षण किन कारकों पर निर्भर करता है। विकल्प है ए संपर्क क्षेत्र, बी वस्तुओं के रंग, सी आयतन या डी संपर्क में आने वाले पृष्ठों की प्रकृति। रंग या आयतन से तो किसी चीज के फिसलने का कोई संबंध नहीं लगता। हाँ, खुरदुरापन ही मुख्य कारण होना चाहिए। यही घर्षण का मूल सिद्धांत है।
घर्षण पूरी तरह से संपर्क में आने वाले पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। पृष्ठों की प्रकृति से मतलब उनका खुरदुरा होना ना? हाँ, अगर हम किसी बहुत ही चिकनी दिखने वाली सतह को माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें भी छोटी छोटी पहाड़ियां और खाइयां दिखेंगी। जब दो सतहें टकराती हैं तो ये खाइयां एक दूसरे में फंस जाती हैं, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। तो सतह जितनी खुरदरी, इंटरलॉकिंग उतनी ही ज्यादा। और घर्षण उतना ही बढ़ेगा। संपर्क क्षेत्र, रंग या आकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। प्रश्न 71 में एक चित्र के आधार पर कोण की गणना करनी है। मैं चित्र समझाती हूँ। एक प्रकाश की किरण दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और परावर्तन कोण x का मान पूछा है। और विकल्प क्या है? विकल्प है A 30 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री और D 0 डिग्री। प्रश्न 72 जीव विज्ञान और भौतिकी का एक शानदार मिश्रण है। एक मच्छर अपने पंखों को प्रति सेकंड औसतन 500 बार फड़फड़ाता है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। इसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या होगा? इसके विकल्प हैं A 2 सेकंड, B 0.2 सेकंड, C 0.02 सेकंड और D 0.002 सेकंड। अगर वो 1 सेकंड में 500 बार पंख हिला रहा है तो एक बार पंख हिलाने में 1/500 सेकंड का समय लगेगा। तो गणित के हिसाब से आवर्तकाल का सूत्र है 1/आवृत्ति। सही। जब हम 1 को 500 से भाग देते हैं तो परिणाम 0.002 सेकंड आता है। सही उत्तर विकल्प डी है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला तथ्य है कि एक जीव इतने कम समय में पंख हिला लेता है। हाँ, प्रकृति बहुत अद्भुत है। प्रश्न 73 रोजमर्रा की एक बड़ी समस्या पर है। एक भारी मेज को कालीन वाले फर्श पर आसानी से स्थानांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए? विकल्प हैं A वजन बढ़ाना, B कम बल लगाना, C सतह क्षेत्र बढ़ाना या D नीचे एक चिकना स्लाइडर या पहिए लगाना। कालीन पर मेज खिसकाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर्षण बहुत अधिक है। वजन या सतह बढ़ाने से तो काम और बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, वजन बढ़ाने से तो वो इंटरलॉकिंग और मजबूत हो जाएगी, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। यहाँ सबसे तार्किक और वैज्ञानिक तरीका है मेज के नीचे चिकना स्लाइडर या पहिए लगाना, यानी विकल्प D। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पहियों का इस्तेमाल करते हैं तो हम फिसलने वाले घर्षण को लोटने घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। लोटने घर्षण हमेशा फिसलने वाले घर्षण से बहुत कम होता है। इसीलिए पहिए का आविष्कार इतनी बड़ी बात थी। प्रश्न 74 दाब या प्रेशर की गणना के बारे में है। दाब निकालने के लिए क्या मापना आवश्यक है? विकल्प क्या दिए गए? A आवृत्ति और समय, B बल और क्षेत्रफल, C द्रव्यमान और वेग और D बल और दाब। इसका जवाब तो इसके सूत्र में ही छिपा है। एकदम सही। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स बाय एरिया। इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कुल कितना बल लग रहा है और वो बल कितने क्षेत्रफल पर बटा हुआ है। तो सही उत्तर विकल्प B बल और क्षेत्रफल है। हाँ, इसे ऐसे समझें कि एक नुकीले चाकू का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। इसके थोड़े से बल से ही बहुत ज्यादा दाब पैदा होता है और सब्जी आसानी से कट जाती है। बेहतरीन उदाहरण। तरल घर्षण को कम करने पर आधारित प्रश्न 75 भी कुछ ऐसा ही है। हवाई जहाज के लिए तरल घर्षण को कम करने में कौन सी आकृति मदद करती है? विकल्प हैं A अनियमित, B वर्गाकार, C वृत्ताकार या D धारा रेखीय आकृति। हवा और पानी दोनों को विज्ञान में तरल या फ्लूइड माना जाता है। और हमने देखा है कि पक्षियों और मछलियों का आकार आगे से नुकीला होता है। प्रकृति ने लाखों सालों के विकास से ये समस्या सुलझा ली है। इसे धारा रेखीय आकृति या स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। इस आकार में हवा या पानी वस्तु के किनारों से आसानी से फिसल जाता है, जिससे ड्रैग कम हो जाता है। तो हवाई जहाज भी इसी सिद्धांत पर बनते हैं। सही उत्तर विकल्प D है। बिल्कुल। वर्गाकार या अनियमित आकृतियां हवा को रोकेंगी और गति को धीमा कर देंगी। प्रश्न 76 एक सीधा तथ्यात्मक सवाल है। बल का SI मात्रक क्या है? विकल्प है A न्यूटन, B किलोग्राम, C पास्कल और D मीटर। हाँ, ये तो सीधा सा है। बल को मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई न्यूटन ही है। सही उत्तर विकल्प A है।
गुरुत्वाकर्षण वाले महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में। सही कहा। बाकी विकल्पों को देखें तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, पास्कल दाब का और मीटर दूरी का। अब भौतिकी का आखिरी प्रश्न 77। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर बाल बिखर जाते हैं। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ए गुरुत्व, बी घर्षण, सी चुंबकीय या डी स्थिर वैद्युत बल? सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तब भी यही होता है, चट-चट की आवाज आती है। हाँ बिल्कुल। तो ये कौन सा बल है? जब हम सूखे बालों में प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। बाल और कंघी दोनों चार्ज हो जाते हैं। चूंकि सभी बालों पर एक जैसा ही चार्ज आ जाता है और समान चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, इसलिए बाल बिखर जाते हैं। इसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही उत्तर विकल्प डी है। तो ये था भौतिक विज्ञान का रोमांचक सफर। अब हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के खंड की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न 78। एक ऐसी स्थिति है जो किसी के भी घर में हो सकती है। रसोई में कढ़ाई के तेल में आग लग जाती है। आग बुझाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प क्या हैं? ए पानी डालना, बी धातु के ढक्कन से ढक देना, सी नमक छिड़कना या डी प्लास्टिक शीट से ढक देना। पानी डालना सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है, लेकिन ये शायद सबसे खतरनाक है। ये सवाल सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि जीवन रक्षक ज्ञान है। तेल की आग पर पानी डालना एक भयानक भूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी तेल से भारी होता है, वो तुरंत तेल के नीचे चला जाता है। भयंकर गर्मी के कारण पानी पल भर में भाप बन जाता है और तेजी से ऊपर उठते हुए जलते हुए तेल को भी अपने साथ उछाल देता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। और प्लास्टिक शीट तो पिघल ही जाएगी। बिल्कुल। सबसे सुरक्षित तरीका है कढ़ाई को धातु के ढक्कन से ढक देना। इससे आग को नई ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। सही उत्तर विकल्प बी है। ऑक्सीजन की बात आई तो प्रश्न 79 इसी पर आधारित है। दहन या जलने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी जलवाष्प? दहन का सिद्धांत फायर ट्रायंगल पर आधारित है। ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। आग बुझाने वाले सिलेंडर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो तो मदद नहीं करेगी। सही कहा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद वो आग में मदद नहीं करती। केवल ऑक्सीजन ही वो गैस है जो जलने की रासायनिक प्रक्रिया को संभव बनाती है। सही उत्तर विकल्प बी है। प्रश्न 80 में पूछा है कि जीवाश्म ईंधनों को क्षयशील संसाधन या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है? विकल्प है ए इन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, बी इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, सी ये असीमित है या डी ये नवीकरणीय है। कोयला और पेट्रोलियम जैसी चीजें एक न एक दिन खत्म होने ही वाली हैं, इसलिए उन्हें असीमित या नवीकरणीय तो नहीं कह सकते। हाँ, ये तो इस सदी की सबसे बड़ी ऊर्जा चुनौती है। बिल्कुल। जीवाश्म ईंधन मृत पेड़ पौधों और समुद्री जीवों के जमीन के नीचे दबने से बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। हम जिस गति से इन्हें जला रहे हैं, पृथ्वी उन्हें उतनी तेजी से वापस नहीं बना सकती। सही उत्तर विकल्प बी है। प्रश्न 81 एक बहुत ही तार्किक सवाल है। यदि किसी पदार्थ का प्रज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, तो यह होने की संभावना है ए अत्यधिक ज्वलनशील, बी स्टोव के पास सुरक्षित, सी एक खराब ईंधन या डी गैर दहनशील। प्रज्वलन ताप का मतलब वो तापमान है जिस पर कोई चीज आग पकड़ ले। तो अगर वो बहुत कम है तो खतरा ज्यादा है। एकदम सही। इसका मतलब है कि कमरे के तापमान या जरा सी चिंगारी से ही उसमें भयानक आग लग सकती है, जैसे कि पेट्रोल। ऐसे पदार्थों को विज्ञान की भाषा में अत्यधिक ज्वलनशील कहा जाता है। सही उत्तर विकल्प ए है। अगला सवाल प्रश्न 82 तरल पदार्थों में बिजली के प्रवाह से जुड़ा है। कौन सा सेटअप सही ढंग से प्रदर्शित करता है कि तरल पदार्थ बिजली का संचालन करते हैं? विकल्पों में ए लकड़ी का सूखा टुकड़ा, बी मोमबत्ती, सी रेत और डी एक ऐसा सेटअप है जहां बल्ब को बैटरी से जोड़कर तारों के सिरों को सिरके में डुबोया गया है। लकड़ी, मोम और रेत तो कुचालक होते हैं, वे तो बिजली को बहने नहीं देंगे। हाँ, तो बचा सिरके वाला सेटअप। बिल्कुल। शुद्ध पानी भी बिजली का कुचालक होता है, लेकिन तरल पदार्थों में बिजली तब बहती है जब उनमें आयन मौजूद हों। सिरका असल में एसिटिक एसिड का पानी में बना घोल होता है जो आयन पैदा करता है। और यही आयन सर्किट पूरा करते हैं। तो सही उत्तर विकल्प डी है। हाँ। प्रश्न 83 में एक भ्रम दूर करने की कोशिश की गई है।
पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी लकड़ी या डी पेट्रोलियम। अक्सर लोग जलने वाली हर चीज को एक ही श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तो जमीन के नीचे से निकलते हैं। लकड़ी तो हम सीधे पेड़ काट के लाते हैं। यही मुख्य अंतर है। जीवाश्म का अर्थ ही है कि वो लाखों साल पहले जीवित था और भूविज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरा है। लकड़ी एक बायोमास है, इसे बनने में लाखों साल का दबाव नहीं लगा है। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी लकड़ी है। प्रश्न 84 पेट्रोलियम के एक और नाम के बारे में है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? ए प्राकृतिक गैस, बी कोयला गैस, सी कच्चा तेल या डी डीजल। जब पेट्रोलियम जमीन से निकाला जाता है तो वो बहुत ही गाढ़ा और काले रंग का होता है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी कारण से इसे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहा जाता है। हाँ, रिफाइनरियों में इसे अलग अलग तापमान पर उबालकर इसमें से पेट्रोल, डीजल आदि निकाले जाते हैं। सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न 85 एक अच्छे ईंधन की विशेषताओं पर है। अच्छे ईंधन का कौन सा गुण नहीं है? ए उच्च ऊष्मामान, बी आसानी से उपलब्ध होना, सी अधिक धुआं उत्पन्न करना या डी आसानी से संग्रहणीय होना। ये तो सामान्य समझ की बात है कि कोई भी ईंधन जो बहुत ज्यादा धुआं पैदा करे वो बुरा ही होगा। हाँ, तो विकल्प सी सही उत्तर है। बिल्कुल, अधिक धुआं उत्पन्न करना अपूर्ण दहन की निशानी है जो जहरीली गैसें बनाता है। ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। प्रश्न 86 वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी ज्वलन ताप या डी हिमांक। हमने थोड़ी देर पहले ही प्रज्वलन ताप की बात की थी। हाँ, तो ये वही है ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर। सही कहा। किसी भी चीज को जलने के लिए एक न्यूनतम तापमान तक गर्म होना ही पड़ता है, जैसे कागज को तीली से जलाना पड़ता है। सही उत्तर विकल्प सी है। क्वथनांक उबलने के लिए और गलनांक पिघलने के लिए होता है। प्रश्न 87 बहुत ही व्यवहारिक है। चांदी या सोने की तरह दिखने वाले कम कीमत के गहने बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए विद्युत लेपन, बी विद्युत अपघटन, सी चुंबकीयकरण या डी ऑक्सीकरण। हम अक्सर बाजार में सोने का पानी चढ़े हुए गहने देखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसमें बिजली का उपयोग करके एक सस्ती धातु के ऊपर सोने या चांदी के परमाणुओं की एक बहुत ही पतली परत चढ़ाई जाती है। सही उत्तर विकल्प ए है। प्रश्न 88 घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी को कोयले से बेहतर क्यों माना जाता है? ए यह सस्ती है, बी ले जाने में आसान है, सी पूरी तरह जलती है और कम प्रदूषण करती है या डी यह नवीकरणीय है। कोयले पर खाना बनाने से बर्तन काले हो जाते हैं और धुआं बहुत होता है, जबकि गैस के चूल्हे पर नीली लौ निकलती है। वो नीली लौ ही पूर्ण दहन की निशानी है ना? बिल्कुल। एलपीजी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये पूरी तरह जलती है और कम प्रदूषण करती है। सही उत्तर विकल्प सी है। अब रसायन विज्ञान का अंतिम प्रश्न 89 मृत पौधे के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए दहन, बी कार्बनीकरण, सी आसवन या डी वाष्पीकरण। दहन तो जजना हो गया और वाष्पीकरण भाप बनना। कोयले में कार्बन मुख्य तत्व होता है, तो ये कार्बनीकरण से जुड़ा है। एकदम सही। धरती के पीछे उच्च तापमान और दबाव में मृत वनस्पतियों के कोयले में बदलने की इस लाखों साल लंबी प्रक्रिया को कार्बनीकरण ही कहा जाता है। सही उत्तर विकल्प भी है। क्या बात है। अब हम हमारे अंतिम और शायद सबसे जीवंत खंड की ओर बढ़ते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। प्रश्न 90 से शुरू करते हैं। अनाज और भूसे को अलग करने के लिए किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। ए कटाई, बी निराई, सी ओसाना या डी गहाना। हमने अक्सर गांव में लोगों को एक ऊंचाई से अनाज गिराते हुए देखा है, जहां हवा भूसे को उड़ा ले जाती है। हाँ, सदियों से चली आ रही है, एक प्राकृतिक तकनीक है। अनाज के दाने भारी होते हैं और भूसा हल्का होता है। हवा हल्के भूसे को दूर उड़ा ले जाती है। इस प्रक्रिया को ओसाना या विनोइंग कहते हैं। सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न 91 जैविक खाद को रासायनिक उर्वरकों से बेहतर माना जाता है, क्यों? विकल्प है ए ये विशिष्ट पोषक तत्व देते हैं, बी कम मात्रा में चाहिए, सी सरंध्रता कम करते हैं या डी मृदा में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं। रासायनिक उर्वरक तो फैक्ट्रियों में बनते हैं और वे मिट्टी को एक तरह से मृत कर देते हैं।
जबकि जैविक खाद प्राकृतिक होती है। यहाँ मिट्टी को एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना जरूरी है। जैविक खाद मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करती है। ये मृदा में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है। सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न 92 पोषण से जुड़ा है। आहार में आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? ए मधुमेह, बी अनीमिया, सी रतौंधी या डी घेंघा रोग। हमने अक्सर आयोडीन युक्त नमक के विज्ञापन देखे हैं जो गले की सूजन के बारे में बताते हैं। हाँ, हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है जिसे आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है। कमी होने पर यह ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंघा रोग या गॉइटर कहते हैं। सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न 93 सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग पर है। बेकरी उद्योग में ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ए लैक्टोबैसिलस, बी यीस्ट, सी राइजोबियम या डी राइजोपस। ये ब्रेड और केक कितने फूले हुए होते हैं, इसका मतलब अंदर कोई गैस पैदा हो रही है। इस फुलावट के पीछे यीस्ट का हाथ है ना? बिल्कुल। यीस्ट एक कवक है जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। गैस के बुलबुले आटे को फूरा हुआ बना देते हैं। सही उत्तर विकल्प बी यीस्ट है। लैक्टोबैसिलस तो दूध से दही बनाने के काम आता है। प्रश्न 94 पौधों के एक विशेष गुण के बारे में है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाते हैं? ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी फास्फोरस या डी मैग्नीशियम। दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। वे हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में मिलाते हैं। एकदम सही। पौधे सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसलिए यह सहजीवी साझेदारी बहुत काम आती है। सही उत्तर विकल्प ए नाइट्रोजन है। प्रश्न 95 वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? ए अंडप्रजक जंतु, बी विशेष क्षेत्रीय जंतु, सी विलुप्त जंतु या डी जरायुज जंतु। जो अंडे देते हैं वे तो अंडप्रजक कहलाएंगे, जैसे पक्षी। लेकिन जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। हाँ, वेविपेरस एनिमल्स। इनमें भ्रूण का पूरा विकास मां के शरीर के अंदर होता है। सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न 96 पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा संकटग्रस्त वन्य जीव संरक्षित है? ए बाघ, बी गाय, सी मोर या डी शेर। दुधवा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र में है, जो घने जंगलों और लंबी घासों के लिए जाना जाता है। तो यह बाघ के छिपने के लिए आदर्श जगह है। बिल्कुल, ये भारत के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक है। सही उत्तर विकल्प ए बाघ है। प्रश्न 97 कृषि विज्ञान की एक तार्किक पहेली है। कृषि पद्धतियों का सही क्रम क्या है? ए कटाई, बुवाई, जुताई, बी कटाई, सिंचाई, भंडारण, सी जुताई, बुवाई, सिंचाई या डी बुवाई, भंडारण, जुताई। अगर इसे तार्किक रूप से सोचें तो बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला करना होगा, जिसे जुताई कहते हैं। और पानी तो बीज बोने यानी बुआई के बाद ही दिया जाएगा। एकदम सही। सबसे पहले जुताई, फिर बीज डालना यानी बुवाई और फिर पानी देना यानी सिंचाई। यही एकमात्र सही क्रम है। सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न 98 किसानों को मुख्य फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवारों को नियंत्रित करने में कौन सी विधि मदद करेगी? ए अत्यधिक सिंचाई, बी खरपतवार नाशकों का उपयोग, सी अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग या डी गहरी जुताई। जंगली घासों को खरपतवार कहते हैं। अत्यधिक सिंचाई से तो वे और बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए आधुनिक कृषि में कुछ विशेष रसायनों का उपयोग किया जाता है जो सिर्फ जंगली घास को सुखा देते हैं। इन्हें खरपतवार नाशक या वीडीसाइड्स कहा जाता है। सही उत्तर विकल्प बी है। प्रश्न 99 निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ए गेहूं, बी चना, सी धान या डी सरसों। भारत में खरीफ फसलें बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं, जिन्हें बहुत पानी चाहिए। धान यानी चावल को पानी से भरे खेतों की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो धान खरीफ की फसल का सटीक उदाहरण है, जबकि गेहूं, चना और सरसों रबी फसलें हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं। सही उत्तर विकल्प सी है। और अब हम अंतिम प्रश्न 100 पर आ गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सूक्ष्म जीव नहीं है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल या डी मधुमक्खी। यह सवाल तो बहुत ही सीधा है।
सूक्ष्मजीव का मतलब ही है जो नंगी आंखों से न दिखे। मधुमक्खी तो आराम से दिख जाती है। हाँ, जीवाणु और विषाणु देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। मधुमक्खी एक बहुकोशिकीय कीट है, इसलिए यह सूक्ष्मजीव की श्रेणी में नहीं आती। सही उत्तर विकल्प डी मधुमक्खी है। इस आखिरी सवाल के साथ हमने कक्षा 9 विज्ञान के इस पूरे प्रश्न पत्र को बड़ी ही सहजता से समझ लिया। यह सफर सच में एक आंखें खोलने वाला अनुभव रहा। बिल्कुल। जब हम इन सवालों को सिर्फ एक परीक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने के औजार के रूप में देखते हैं, तो हर सवाल के पीछे एक गहरी कहानी नजर आती है। हाँ, आग कैसे काम करती है, घर्षण हमें कैसे चलने में मदद करता है, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन के हर एक सेकंड का संचालन कर रहा है। हमेशा ये सोचने वाली बात है कि हम अपने आधुनिक जीवन के कितने अभ्यस्त हो गए हैं। सही कहा। आइए कल्पना करें कि अगर कल किसी बड़ी आपदा के कारण हमारी सभ्यता का सारा तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर और इंटरनेट अचानक गायब हो जाए, क्या हम दोबारा से आग को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर पाएंगे? क्या हम खेती का सही क्रम और घर्षण का उपयोग करके पहिया दोबारा बना पाएंगे? बिल्कुल। ये कक्षा 9 का बुनियादी विज्ञान कोई किताबी बोझ नहीं है। असल में ये मानव जाति के टिके रहने का सबसे बड़ा सर्वाइवल गाइड है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।